सर एक बार एसबीआई की भी बात कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एसबीआई के भी लेवल्स इंपॉर्टेंट बता दीजिए सर, क्या है, क्योंकि नंबर्स आए थे, नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए थे, उसके बाद ब्रोकर्स की भी जो रिपोर्ट आई ना सर, वो भी अच्छी नहीं है, कुछ डाउनग्रेड्स भी आते हुए दिखे हैं एसबीआई की ओर से। सर पिछली बार अगर देखेंगे जब इसने नए रिकॉर्ड हाइस टच किए थे, 1200 के आसपास भी ये गया था, उसके बाद ये 890 के आसपास या 880 अगर सही लेवल मुझे याद है, वहीं से वापस घूमता हुआ दिखा था। एक बार एसबीआई दिखा दीजिए। तो सर वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास आ गया है क्या? यहाँ से जिनका मिस हो गया है या फिर जो दोबारा एंट्री करना चाहते हैं, जिन्होंने ऊपर में बुक किया था, क्या ये सही लेवल है 978 के आसपास, 980 के आसपास? जी देखिए संदीप जी, 1235 1200 के अराउंड जो मार्केट एसबीआई ने करीबन काफी अच्छे हाई लगाए थे और एक अच्छा अर्निंग्स मोमेंटम बना हुआ था। अब देखेंगे तो मार्केट वो अर्निंग्स अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब लोअर लेवल्स पर अर्निंग आए हैं और 970 975 का एक अच्छा जोन था, वहीं से एक ब्रेकआउट मिला था और करीबन 1200 के लेवल्स देखने को मिले थे। एक अच्छा सपोर्ट है, बट वीकली और मंथली चार्ट पर एक ब्रेकडाउन दिख रहा है और करीबन 895 870 के जोन में स्टॉक जा सकता है अगर 950 के नीचे क्लोज होता है। अगर कोई भी पोजीशन है, 950 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो वीकनेस और बढ़ सकती है। बट यहाँ से अगर रिवर्सल आता है, क्योंकि 52 ये में है वीकली का, और यहाँ से अगर कंसोलिडेट करके एक अच्छा रिवर्सल आता है तो एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। बट 950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और आने वाले दिनों में अगर 950 के नीचे क्लोजिंग होता है तो करीबन 870 तक के लेवल पॉसिबल है। सर ये तो उनके लिए हो गया जिनके पास रखा हुआ है, उनके लिए 950 का स्टॉप लॉस हो गया। मैं पूछ रहा हूँ सर फ्रेश वालों के लिए, जो इस गिरावट को देख रहे हैं सर, 1200 1235 के लेवल जो हाई लगे थे, उसके बाद 978 आ गया जो, क्या ये माउथ वाटरिंग लेवल है या फिर अभी वेट करें? अभी वेट एंड वॉच ही करना चाहिए संदीप जी, क्योंकि मार्केट नए अर्निंग्स जो है वो अब डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही में अब जैसे हमने बात किया कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और फाइनेंशियल्स पर अभी प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि स्टॉक एक आउट परफॉर्मर था और मार्केट ने काफी अच्छी वैल्यूएशन देके रखी थी, अब जो नए अर्निंग्स आए उसके लेवल पर अब मार्केट डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, रीरेटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक 1020 पर अगर मार्केट क्लोज नहीं देता है, तब तक यहाँ पर बाय ऑन डिप नहीं करनी चाहिए और अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन की राह देखनी चाहिए। मतलब 120 पार होने का वेट करें? जी 1020 होने के पार वहां पर क्लोजिंग आता है, तब तक आप वेट करिए। चलिए ठीक है, फेयर इनफ है। तो ये होगी एसबीआई की बात और बैंक निफ्टी की भी बात, क्यों बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर या फिर आज दबाव देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी पे भी आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और एसबीआई के स्टॉक में भी आपको क्या करना चाहिए। फ्राइडे के नंबर्स के बाद जो एक बड़ा रिएक्शन आया था, उसके बाद आज भी स्टॉक प्रेशर में है और इस गिरावट में भी थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, ये फिलहाल आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। सबसे पहला सवाल है सुशील जी का, कह रहे हैं कि व्हेन इज द नेक्स्ट सेलिंग जोन इन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा? 292 के आसपास कह रहे हैं सर कि क्या जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में नया जो बिकवाली का जोन है वो बन सकता है? अभी 289 के आसपास है सर। इनके नंबर्स भी आए हैं ओवर द वीकेंड और नंबर्स में कुछ खास नहीं आया है। रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन मुनाफे में हमने ड्रॉप देखा है। मुनाफा इनका करीब 18% गिरा है, अबिड्डा में भी करीब 20% का जंप है, मार्जिन में हल्का सा अपटिक है, 50.5% के मार्जिन से उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, लेकिन मुनाफे में डेंट आया 18% का। स्टॉक फ्लैट है, बाजार भले ही कमजोर है लेकिन स्टॉक फ्लैट रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में ये कह रहे हैं कि क्या थकावट के संकेत है, टॉप अप हो रहा है स्टॉक? जी देखिए संजय जी, यहाँ पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट देखी थी, करीबन 240 के जोन यहाँ पर देखने को मिले थे। अब 240 के बाद स्टॉक ने एक अच्छा एक मूव दिया था करीबन 320 के जोन में, और यहाँ पर एक हायर हाई लगाने की कोशिश कर रहा है करीबन 260 के जोन में। तो 260 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। 260 के ऊपर यहाँ पर जब अब स्टॉक 320 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो यहाँ पर एक अच्छा बॉटम कंफर्मेशन मिल जाएगा। करीबन 260 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 320 के ऊपर स्टॉक में एक नई यहाँ पर एक तेजी बन सकती है और करीबन 350 के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टॉक एक बॉटम आउट होने की प्रोसेस में है और एक डेली चार्ट्स पर हायर हाई बनने की फॉर्मेशन में है। तो 320 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर काफी बढ़िया एक हमें रैली देखने को मिल सकती है। 260 एक अच्छा बेस बनने की कोशिश कर रहा है, तो 260 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में होल्ड करें, 260 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर में 320 पार हुआ तो 350 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो सर इनका बिकवाली वाला या फिर टॉप आउट होने का जो एक सवाल था, मतलब उससे आप बिल्कुल मना कर रहे हैं?
बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि देखिए स्टॉक में जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है 240 के जोन में, काफी एक बढ़िया यहाँ पर हमें लेवल देखने को मिले थे, वहां से स्टॉक ने एक अच्छा रिकवरी दिया था। और हम्म। अब जो गिरावट थी वो यहाँ पर थमती हुई दिख रही है और स्टॉक एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि आप अमूमन देखेंगे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है, उसके बाद एक रिवर्सल होता है, तो टेक्निकली रिवर्सल जो भी है वो रिवर्सल के प्रोसेस में है और डेली चार्ट्स पर हायर हाई लगाने की कोशिश में है। जैसे ही 320 का नेकलाइन क्रॉस करेगा यहाँ पर स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा और यहाँ से स्टॉक वापस अप ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, ओके। तो रिजल्ट्स का रिएक्शन है, हम देख रहे हैं कि मार्केट्स पे आज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक सर आप जहाँ पे नंबर्स का रिएक्शन कुछ सही दिख रहा है ना, उसमें टाटा कंज्यूमर देखिए सर। एक टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आए हैं बाजार अनुमान से बहुत ही शानदार नंबर्स आए हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि बाजार मान के चल रहा था कि 400 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफे का नंबर आएगा, इस बार 491 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए का मुनाफे का नंबर रिपोर्ट किया है इन्होंने। 21% इनका मुनाफा बढ़कर आया, रेवेन्यू में 18% का जंप है, ये भी बाजार अनुमान से बेटर है। 750 करोड़ के आसपास EBITDA रहने था, 792 करोड़ का नंबर आया, 27.5% से ज़्यादा बढ़कर। और मार्जिन बाजार मान के चल रहा था बढ़ेंगे, 13.5% वाले मार्जिन बढ़कर आएंगे, 14.2% वाले 14.6% पर मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। बहुत ही शानदार नंबर्स हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर सर इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, अनुमान से बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं। सर टाटा कंज्यूमर में ये कमज़ोर बाजार में भी आज जो अपमूव है, ये स्टॉक को कहाँ तक लेके जा सकता है? देखिए संदीप जी, जी संदीप जी, देखिए संदीप जी, टाटा कंज्यूमर के अंदर आप देखेंगे तो नंबर्स काफी बढ़िया है और स्टॉक को आप देखेंगे तो काफी यानी 1.5 ईयर से एक जोन में चल रहा है, करीबन 1050 के अराउंड एक नीचे के साइड पर एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर के साइड करीबन 1220 1240 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। आज के मॉर्निंग सत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, करीबन 1250 के लेवल्स हमने देखने को मिले थे, वहां से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई है। बट अभी भी आप देखेंगे तो 1220 1230 के अराउंड ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आज के दिन में अगर 1200 1220 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है तो एक ब्रेकआउट माना जाएगा और काफी बढ़िया एक जो रेंज था स्टॉक का करीबन 200 पॉइंट्स का, वो रेंज ब्रेकआउट मिलेगा। तो अगर यहाँ पर आपका लंबी नजरिया है, लंबी अवधि का नजरिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। अगर कोई स्टॉक में गिरावट आती है करीबन 1175 1170 के जोन में, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 1165 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और आने वाले दिनों में यहाँ पर अगर ये मार्केट अगर सपोर्ट कर रहा है तो स्टॉक में काफी बढ़िया लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, करीबन 1400 से लेकर 1450 के टारगेट बन सकते हैं यहाँ पर। 1400 से 1450, मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें खरीदारी भी करें और बने भी रहें? वरुण सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है संदीप जी। मैं कह रहा हूं सर, आप कह रहे हैं कि मतलब इसमें होल्ड भी करें और बने भी रहें और नई भी खरीदारी करें? जी बिल्कुल, यहाँ पर नई खरीदारी कर सकते हैं। अगर कोई मोमेंटम ट्रेडर है और किसी को मोमेंटम पसंद है एंट्री करने के लिए, तो बिल्कुल ये अच्छे जोन है, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है और यहाँ पर एक अपना ब्रेकआउट रिटेस्ट करने के बाद एंट्री करने चाहते हैं, तो करीबन 1170 1175 के अराउंड एक एंट्री हो सकती है पॉसिबल। करीबन 1165 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर 1400 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। सर गौरव तिवारी जी हमारे एक प्राइम मेंबर, ये कह रहे हैं कि सर पेटीएम का फ्यूचर बताइए, बाय कर रखा है इन्होंने 1179 के प्राइस पर, और कह रहे हैं कि वारी और यूआर सोलर पर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू दीजिए। अच्छा, वारी और यूआर सोलर, कौन सा स्टॉक पूछना चाह रहे हैं ये? अच्छा, वारी एनर्जी से सर एक समझ आ गया मुझे। यूटीएल सोलर आई थिंक ये पूछने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सर पहले पेटीएम बताइए, 1179 पे लिया हुआ इन्होंने। जी देखिए संदीप जी, पेटीएम में आरबीआई के जो उनके बैंक लाइसेंस रद्द करने के बाद काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बट एज अ रिसर्च हाउस हमारा व्यू था कि एक वन ऑफ हो सकता है, क्योंकि जो बैंक बंद है वो तो 227 करोड़ का जो EBITDA लॉस था उन्होंने पहले से बुक कर दिया था। तो यहाँ पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था, बट यहाँ पर एक सेंटिमेंट नेगेटिव था। और अर्निंग्स आने के बाद, फर्स्ट एवर प्रॉफिट आने के बाद, यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलती, क्योंकि सिस्टम के अंदर काफी शॉर्ट्स थे। तो यहाँ पर 1180 का एक जोन था, वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक, करीबन 1220 के लेवल्स हमने देखने को मिले। अभी एक रिटेस्ट हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बाय करके जा सकता है। अगर हमारे जो व्यूअर है उनकी पोजीशन है तो एक आप अगर एफएनओ में आप होल्ड करके रहे तो यहाँ पर 1140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और आने वाले दिनों में 1220 जैसे ही क्रॉस करता है 1265 फर्स्ट लेवल और 1300 1350 के लेवल बन सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहने की सलाह है पेटीएम में। वारी एनर्जीज पर अगर आप देखेंगे तो वारी एनर्जीज पर आप चार्ट देखेंगे तो स्टॉक करीबन 3600 के लेवल से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है आफ्टर अर्निंग्स, क्योंकि उनका आई थिंक सितंबर 24 के बाद उनका यहाँ पर मार्जिन काफी कम आए थे और स्टॉक यहाँ पर आप देखेंगे तो एक गिरावट के बाद बाउंस कर रहा है, बट 24 EMA के अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है।
यहाँ अगर स्टॉक फिर से 3050 3090 के जोन के नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन माना जाएगा और करीबन 2900 के लेवल आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पोजीशन है तो बिल्कुल 3090 का एक स्टॉप लॉस मान के चलिए। 3090 के नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस करना है, आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशन है। अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो बिल्कुल गिरावट में 2900 2850 के अराउंड आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और आने वाले दिनों में फिर से ये स्टॉक अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो आप कह रहे हैं कि 2900 के आसपास एंटर कीजिए नीचे में, और है पोजीशन तो होल्ड कीजिए 3090 के स्टॉप लॉस के साथ। तो फिर ऊपर में टारगेट क्या होंगे सर? ऊपर के अंदर टारगेट संदीप जी फिर से 3400 से लेकर 3600 टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि वारी एनर्जी से आप देखेंगे तो चार्ट्स थोड़ा पीछे जाकर जाके देखें, लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो जब स्टॉक एफएनओ में आया था तो वहां से एक बड़ी गिरावट दिखी थी और 2850 के अराउंड एक ब्रेकआउट दिया था और वहां से 3600 के लेवल्स बने थे। तो स्टॉक अमूमन क्या करता है संदीप जी, एक बार अपसाइड में चल जाता है और उसके बाद एक अपना जो जोन है रिटेस्ट करने आते हैं, तो यहाँ पर एक रिटेस्ट माना जाएगा और रिटेस्ट के बाद स्टॉक वापस यहाँ पर अपना अपट्रेंड शुरू कर सकता है। सर होल्ड वालों के लिए तो स्टॉप लॉस हो गया 3090 का, जिनके पास पोजीशन जी, खड़ी है। जिनको आप कह रहे हैं कि नीचे में अगर मिले 2900 के आसपास अगर ऐड करना है 2900 के आसपास, तो उनके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 2650। 2650 का मतलब एक बार जिनके पास पोजीशन है 3090 कट जाए तो वो भी अपनी पोजीशन काट लें, दोबारा फिर 2900 के जी, आसपास सोचें। एब्सोल्युटली संदीप जी, क्योंकि स्टॉक देखिए थोड़ा हाई बीटा है और यहाँ पर मूवमेंट काफी शार्प रहती है और एफएनओ में अगर आप होल्ड करके रहते हो तो यहाँ पर आपको जो एम टू एम लॉसेस है काफी बड़े आते हैं। तो एक बार डिसिप्लिन रह के आपको एक बार स्टॉप लॉस करना है और फिर लोअर लेवल्स पे आप वापस एंट्री कर सकते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया रहेगा। ठीक है। टाटा पावर में क्या करें सर? अभिषेक सिंगला जी, पहले भी इनका सवाल आया। 435 पर इनके पास सर 2000 क्वांटिटी है। जी, देखिए संदीप जी, यहाँ पर टाटा पावर के अंदर 395 405 के एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थे, वहां से काफी बढ़िया ब्रेकआउट दिखा। करीबन 460 के हमें लेवल्स देखने को मिले और स्टॉक ने काफी शार्प एक अप मूव दिया था, क्योंकि पावर सेक्टर में आप देखेंगे तो काफी एक अच्छा रुझान बना था और पूरा जो पावर सीपी सेक्टर था, सीपीएससी सेक्टर पूरा एक अप मूव में था। अब वहां से एक करेक्शन आ रहा है, स्टॉक अपना जो ब्रेकआउट आया था वो ब्रेकआउट जोन यहाँ पर रिटेस्ट कर सकता है। अभी आप देखेंगे तो हाल फिलहाल 430 के लेवल चल रहे हैं, 52 ईएमए है डेली का, एक अच्छा जोन माना जाता है क्योंकि स्टॉक अभी फ्रॉम द मीन था, अब एक रिवर्सल आया है तो यहाँ पर एक एंट्री की जा सकती है। अगर स्टॉक में और गिरावट पॉसिबल आ, क्योंकि अब मार्केट में सेलिंग आती है तो स्टॉक में और गिरावट आती है, तो करीब 410 के लेवल बन सकते हैं। तो आप अगर कैश में लेना चाहते हैं तो दो किस्तों में ले सकते हैं। अभी यहाँ पर 430 में एक एंट्री कर लीजिए, 410 आता है तो वहां पर दूसरा एक एंट्री पॉसिबल है और स्टॉक वहां से एक बार रिवर्सल कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक हमेशा साइकिल में चलते हैं तो वहां से एक रिवर्सल आ सकता है। आपको लॉन्ग टर्म अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया तो 395 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और यहाँ से स्टॉक अगर वापस रिवर्सल करता है, ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 460 और 500 के लेवल पॉसिबल है। अच्छा, मतलब धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में लीजिए, थोड़ा अभी लीजिए 430 पर और थोड़ा 410 की भी जगह रखें, राइट? जी बिल्कुल। ठीक है, ओके। एक सर एडवांस एंजाइम देखिए, एडवांस एंजाइम के नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बेसिस पर स्टॉक आज देखिए तो ज़बरदस्त मूव कर रहा है। 63% इनका मुनाफा बढ़ा है, 26.5 करोड़ का बेस था, 43 करोड़ का नंबर आया, 8% 8.9% इनके रेवेन्यूज़ बढ़े हैं और अबिड्डा हालांकि नीचे आया इनका, 3.8% नीचे आया। मार्जिन्स में भी हमने प्रेशर देखा 4% के आसपास का, लेकिन सर जो रेवेन्यू में ग्रोथ आई उससे भले ही कम मार्जिन रहा है लेकिन मुनाफे में उन्हें अच्छी ग्रोथ बनती हुई देखी। उसी का रिएक्शन आप देखिए स्टॉक में दिख रहा है। सर 410 के आसपास आपको एडवांस एंजाइम कैसा लग रहा है? जी, देखिए संदीप जी, एडवांस एंजाइम की बात करेंगे तो 260 का एक काफी अच्छा बेस था और ऊपर के जोन में आप देखेंगे तो 360 का एक रेजिस्टेंस था। आज स्टॉक ने यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छा गैप अप ओपन करके 360 का लेवल निकाल दिया है और करीबन 14-15% के अराउंड यहाँ पर स्टॉक अप है। बिल्कुल एक तेजी में है, क्योंकि मंथली, वीकली और डेली तीनों चार्ट्स पर एक अच्छा ब्रेकआउट है। इसी कारण बस मार्केट के अंदर सेलिंग आती है और यहाँ पर स्टॉक करीबन 360-365 के जोन में आता है, तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। या फिर अगर आपको थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर है, 380 के जोन में आप एंटर कर सकते हैं। स्टैगर्ड वे में वापस थोड़ा और नीचे गिरता है तो करीबन 360-365 के जोन में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 345 का रहेगा और यहाँ पर ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा, क्योंकि देखिए संदीप जी, एक बड़ा मूव आया है 15% का, तो थोड़ा कंसोलिडेट होगा स्टॉक, बट यहाँ से अब तेजी की ओर चलेगा स्टॉक और करीबन आने वाले सत्र में 465 से लेकर 500 के टारगेट पॉसिबल है एडवांस एंजाइम में। 465 से 500 अभी नहीं लेना है, लेकिन डिप्स पे लेना है 300
60 के आसपास, ये एडवांस एंजाइम में आपके लिए राय है। तो आज अच्छा चला है, तो आज इस तेज़ी में थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए स्टॉक को, काफ़ी हॉट है। तो इस हॉटनेस में कभी आप तेज़ी में कभी आपके हाथ ना जल जाएं, इसलिए थोड़ा ठंडा होने दीजिए। नीचे में अगर आपको मिलता है तब आप स्टॉक में एंटर कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रणनीति होगी। अच्छा, इसके अलावा सर एक बार आप सोलारा एक्टिव फार्मा देखिए, निमेश सोलंकी जी का सवाल है ये, और ये 538 पे है इनके पास है सोलारा एक्टिव फार्मा। दूसरा इनके पास ATGL है 625 रुपये पर, कह रहे हैं कि इस पर क्या करें, होल्ड या फिर एग्जिट। ATGL बताना समझ। हाँ, दो हैं, सोलारा एक्टिव और ATGL जी सर। जी। सोलर एक्टिव पर आप देखेंगे संदीप जी, करीबन 450 से लेके 440 के एक अच्छा जोन है, वहां पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और वहां से एक बाउंस देखने को मिल रहा है कि हालांकि दर्शक की प्राइस 538 है, अभी भी 20 रुपये यहाँ से नीचे है, बट यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। अगर थोड़ा सा लंबा अवधि का नजरिया और आप यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आप निवेशित है तो 450 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। यहाँ पर स्टॉक में अगर ये जो अप ट्रेंड चल रहा है और अभी जो एक रिकवरी आ रही है वो करीबन 550 से लेके 565 तक चल सकती है। अगर वहां से रिवर्सल आता है तो फिर स्टॉक वापस अपना जो जोन है करीबन 520 के अराउंड डिप कर सकता है, बट यहाँ से अब एक क्लियर मोमेंटम दिख रहा है 565 तक, तो यहाँ पर होल्ड करके रखे। क्लोजिंग बेसिस पे आपको 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है। एटीजीएल की बात करें, एटीजीएल में संदीप जी यहाँ पर देखिए करीबन 530 के जोन में स्टॉक एक सपोर्ट लेके यहाँ पर कोशिश कर रहा है बाउंस करने की, बट ये स्टॉक में आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और यहाँ पर काफी अरसों से निवेशित निवेशकों का पैसा बना नहीं है। तो अगर आपका अभी एंट्री है तो 550 530 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और स्टॉक में ऑन जो राइज अगर 680 700 के आता है तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर एक वीकनेस दिखा रहा है। डेली चार्ट्स पर हालांकि थोड़ा थोड़ा रिवाइवल के चांसेस दिख रहे हैं, बट वो जो तेजी है करीबन 680 700 तक पॉसिबल है, उसके बाद वापस सेलिंग आ सकती है क्योंकि वीकली और मंथली चार्ट काफी नेगेटिव है। तो यहाँ पर 680 700 के जोन में प्रॉफिट बुक करिए, 530 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 530। जी ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि 621 के आसपास है, इस उम्मीद में कि 680 700 के आसपास मुनाफा बुक करने का मौका मिलेगा आपको। होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 530 होना चाहिए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा एक्शन देखने को मिलता है, यानी कि रेंज बहुत बड़ी होती है, इनमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बीटा काफ़ी हाई है, तो आपका स्टॉप लॉस का लेवल भी इसलिए काफ़ी डीप है। 530 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ATGL को होल्ड करना है, ये खरीदारी करने की राय नहीं है, होल्ड कीजिए और इस एंटिसिपेशन में कि आपको ऊपर में 680 700 के आसपास बेचने का मौका मिल जाएगा। राइट सर, मैं सही समझ रहा हूँ ना सर, ये होल्ड है ना, खरीदना नहीं है ना इसको नया? अभी संदीप जी यहाँ पर एंट्री नहीं है क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है मंथली और वीकली चार्ट पर। डेली चार्ट्स पर काफी एक अच्छा रिवाइवल की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर वही जोन है, अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो सीधा नीचे आता है। और आपने जैसे सही बताया हाई मोमेंटम स्टॉक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टॉक को एक रूम देना पड़ेगा आपकी पोजीशन के लिए। टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होने के चांसेस है, तो थोड़ा रूम दीजिए। और स्टॉक अगर रिवाइवल करता है 680 700 के जोन के ऊपर क्लोजिंग रहता है तब यहाँ पर कोई रिवर्सल बन सकता है, नहीं तो फिर एक स्टॉक एक रेंज में है 550 से लेके 700 के। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। निष्ठा जी कह रही हैं कि SBI पर एडवाइस दीजिए। तो SBI पर तो निष्ठा जी हमने स्टार्टिंग में ही शो में जब हम बातचीत कर रहे थे बैंक निफ्टी की, उसी समय बातचीत हो गई थी। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। मैंने आपका सवाल अभी देखा है। नैन्सी जी के सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। नैन्सी जी कह रही हैं कि वेरी गुड मॉर्निंग, थोड़ा देर से आई, संबोधन के बाद आई, बट करेक्शन फाइनली आ गई। ठीक है सर, इनके पास दो स्टॉक्स हैं, एक है IFCI और दूसरा NMDC स्टील। पहले भी पूछ रही हैं, कह रही हैं कि पहले भी इन्होंने पूछा, मतलब सवाल ये, और मन में इनके यही दुविधा चल रही है कि इन दोनों में प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या। तो थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है सर, बाजार की ऐसी स्थिति देखकर किसी के मन में भी दुविधा आती है कि बुक कर लेना चाहिए। दूसरा इनके पास कैम्स और ABDL पूछ रही हैं कि क्या डिप्स पर बाय करना चाहिए इनको, क्या लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट। जी देखिए संदीप जी, कैंप्स पर आप देखेंगे तो यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी क्योंकि NSE का IPO आ रहा है, उनका स्टेक ही करीबन 13,000 करोड़ के आसपास है। और जैसे NSE की लिस्टिंग होगी तो यहाँ पर स्टॉक एक बेनिफिशियरी रहेगा, प्रॉक्सी बेनिफिशियरी रहेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर IFCI में होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है तो 56 का क्लोजिंग बेसिस पे कर सकते हैं, बट यहाँ पर अमूमन IPO जब तक नहीं आता NSE का तब तक होल्ड करिए और बाय ऑन डिप का स्टॉक है तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। NMDC सेल की बात करें, सेक्टर टेलविंड अच्छा है और स्टॉक ने करीबन 33 के जोन से यहाँ पर एक अच्छा बाउंस दिया है। 45 47 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके अराउंड यहाँ पर स्टॉक एक रिजेक्शन ले सकता है, बट तब तक यहाँ पर रैली पॉसिबल है तो यहाँ पर होल्ड करके बने रह सकते हैं। 39 का एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। कैम्प्स के अंदर आप देखेंगे तो कैम्प्स में 680 660 का एक अच्छा जोन था,
और कई बार हमने शो में यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कैंप्स में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए बीइंग ए कैपिटल मार्केट स्टॉक, और एक मोनोपोली भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में। और अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो काफी अच्छे ब्रेकआउट्स दिए थे, 760 765 के एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टॉक लगातार क्लोज दे रहा है। अब थोड़ी डीप आ रही है, जो स्टॉक एकदम से चल गया था रिवर्सल टू मीन हो रहा है, बट अगर 798 765 के जोन में आता है तो स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है, और ये आपके पोर्टफोलियो स्टॉक में होना चाहिए। ओके, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होंगे उस केस में सर? अगर आपको बाय ऑन डीप कर रहे हैं 765 770 के जोन में, अगर आप कैंप्स आप खरीदारी करते हैं तो करीबन 745 का एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए। और टारगेट? टारगेट यहाँ पर संदीप जी काफी बढ़िया एक ब्रेकआउट है, और कैंप्स यहाँ से अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो करीबन 900 के लेवल आ सकता है, 925 तक भी जा सकता है स्टॉक। ठीक है, और मुझे सर स्टॉप लॉस इसका आपने बताया IFCI का 56 का है, उसको होल्ड करें। टारगेट क्या हो सकते हैं ऊपर में, ये भी बता दीजिए प्लीज़। ऊपर में देखिए संदीप जी, एक पहला टारगेट रहेगा 68 का, 68 के आसपास एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और एक स्विंग हाई भी है। उसके बाद अगर स्टॉक क्रॉस करता है तो 74 के टारगेट भी पॉसिबल है IFCI में। 74 तक। एक बार IFCI का चार्ट दिखा दीजिए, किस लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इसको होल्ड कीजिए, 56 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अभी 63 रुपये 65 पैसे के आसपास है सर। अगर ये 74 तक जाना है तो क्या फ्रेश भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर संदीप जी फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, बट बीइंग सेंसिटिव, जो अभी रेट सेंसिटिव स्टॉक, यहाँ पर थोड़ी डीप आ सकती है। 59 58 जोन वुड बी वेरी आइडियल जोन, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड भी काफी बढ़िया रहेगा। बट यहाँ पर अगर थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप दो ट्रांचेस में खरीद सकते हैं, यहाँ पर भी एक फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, 58 59 के जोन में वापस एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 56 ही रहेगा? 56 ही रहेगा, बिल्कुल संदीप। ठीक है, परफेक्ट है। बस एक मुझे सर बजाज हेल्थ केयर बता दीजिए। ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई, रेवेन्यू भी इनका 1% गिरा है, हालांकि इनका EBITDA बड़ा, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन सर एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और जिसके बाद फाइनली बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट करना ज़्यादा सही समझा है। बजाज हेल्थ केयर सर स्टॉक आज नेगेटिव साइड में ट्रेड कर रहा है, जिनके पास हैं भी और जो कहीं अगर नए की कोई गुंजाइश बनती है तो उस हिसाब से भी बताइएगा। देखिए संदीप जी, स्टॉक आधा हो चुका है, करीबन 700 के जोन से यहाँ पर स्टॉक गिरा है, और करीबन 315 के जोन चल रहे हैं। और आज आपने राइटली बताया कि यहाँ पर अर्निंग्स खराब है, तो मार्केट ने यहाँ पर पनिशमेंट भी किया है, और करीबन 6% के अराउंड डाउन है। स्टॉक एक बेस बिल्डिंग की कोशिश कर रहा था, करीबन 330 325 के जोन में एक ब्रेकडाउन मिला है, गैप डाउन से, तो यहाँ पर स्टॉक में और गिरावट पॉसिबल है, वीकनेस पॉसिबल है, करीबन 290 के जोन। बट स्टॉक आप देखें तो लगातार लोअर हाई लोअर लोस के जोन में चल रहा है। वीकली और डेली चार्ट्स, आप माफ कीजिएगा, वीकली और मंथली चार्ट्स पर भी एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक ही है। तो जब तक स्टॉक अपना 350 358 के जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है, यहाँ पर कोई रिवर्सल के चांसेस पॉसिबल नहीं है। साथ ही में आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर 200 SMA के नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर स्टॉक 350 360 के जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ मानी जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अंशुल सर, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अच्छा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो। एक सवाल और मैं ले लेता हूं तब तक। वरुण सर, एक दो सवाल अगर मैं लूं तो एक सवाल हमें ITC पर आया है सर। ये गगन अधिकारी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि ITC 164 के रेट पर ले रखे हैं। ITC है या ITC होटल्स है, देखना होगा। प्राइस के हिसाब से तो ITC होटल ज़्यादा लग रहा है सर। और इनके पास मैक्स हेल्थ केयर भी है, 26 मई की कॉल है सर इनके पास, कह रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर की 28 रुपये के रेट पर। इसमें क्या करें? जी, देखिए ITC के अंदर संदीप जी आप स्टैगर्ड वे में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि 280 के जोन के अंदर यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर बेस बना था, और करीबन 315 317 के जोन में गया था। स्टॉक एक गिरावट में है, बट यहाँ पर अपना 220 EM जो होल्ड करके रखा है, यहाँ से स्टॉक एक रिवर्सल दे सकता है, तो ITC बन रही है। वैसे भी जो दर्शक ने अपना जो एंट्री प्राइस बताया, तो वहां से तो ऑलमोस्ट उनका 100% रिटर्न बन चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। बट यहाँ पर अगर डिविडेंड प्ले है तो ज्यादा रहे, यहाँ पर ग्रोथ आने के चांसेस काफी कम है, तो डिविडेंड अच्छा है, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है, और स्टॉक एक स्टेबल स्टॉक है, तो अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी ला सकता है। तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। मैक्स हेल्थ में कौन सा कॉल बताया संदीप जी? मैक्स हेल्थ का सर ये कह रहे हैं कि इनका 28 मई का कॉल है, 26 मई का कॉल है इनके पास, 28 रुपये के रेट पर। स्ट्राइक प्राइस नहीं बताया सर इन्होंने। जी, बिल्कुल, तो स्ट्राइक प्राइस अगर उन्होंने मेंशन किया तो हम बता सकते हैं, बट अभी देखिए यहाँ पर मैक्स हेल्थ में आवरली चार्ट में देख रहा हूँ तो करीबन यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है, और अमूमन आप देखेंगे तो यहाँ पर हेल्थ केयर इंडेक्स में एक ब्रेकआउट है। अपोलो हॉस्पिटल देख लीजिए, फोर्टिस देख लीजिए, लॉरस लैब देख लीजिए, तो वहां पर हेल्थ केयर स्टॉक्स में काफी बढ़िया मोमेंटम है।
तो यहाँ पर भी मोमेंटम बना रह सकता है। करीबन 1030 के जोन के अंदर अगर स्टॉक सस्टेन करता है लेवल्स, तो यहाँ पर 1050 के लेवल पॉसिबल है। और यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। करीबन 1060 के अराउंड एक रिजेक्शन आ सकता है, बीइंग 200 SMA डेली का कोइंसाइड कर रहा है, तो वहां से एक रिजेक्शन आ सकती है। बट 130 के ऊपर, 120, 1025, 1030 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक में क्लियर कट अपसाइड है, करीबन 1060 तक का। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए, इस बीच हमारे साथ अंशुल जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अंशुल सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। वरुण भाई को भी नमस्कार। तो सर, ये नमस्कार अंशुल जी। दुग्गल साहब का किया हुआ है या फिर पीएम मोदी साहब का भी माने, जो 23,900 के भी नीचे बाजार पहुंच गया? अच्छा, अब मानिए किसी का भी, हमने थर्सडे डिस्कस किया था और फ्राइडे भी डिस्कस किया था कि अगर 24,280 रिक्लेम नहीं होता है तो रेंज ब्रेकआउट फेल होगा और रेंज का लोअर एंड हम टेस्ट करते हुए दिखेंगे 23,880 और 23,796। तो 880 से रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। अब बस एक बुलिश एविडेंस की जरूरत है। अगर मिल जाता है, बैंक निफ्टी पे तो क्लियरली मिल ही रहा है 54,500 के ऊपर, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 54,900 950 तक ये रैली इमीडिएटली स्ट्रेच हो सकती है। निफ्टी पे क्लियर एविडेंस नहीं है तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी पे क्लियर एविडेंस है। 54,000 एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 54,527 पार हुआ है। इसका स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो नीचे बनता है 54,365 और ऊपर में टारगेट बनता है जो सेकंड 15 मिनट की कैंडल, जो सेल ऑफ कैंडल थी, इसकी ओपनिंग थी 54,853 और 20 पीरियड मूविंग एवरेज 15 मिनट के चार्ट पे 54,952। तो वहां तक निफ्टी जाते हुए दिख रही है। क्लियर कट बुलिश एविडेंस है निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी पे क्लियर कट नहीं है, बट बैंक निफ्टी चलेगी तो हाईएस्ट वेटेज है तो निफ्टी को लेके चलेगी। तो जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ और एविडेंस है मैं उसी को प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है सर, उसमें हुआ क्या है ना, आज ज्वेलरी वाले स्टॉक्स पिट गए जो पीएम मोदी की अपील आई, और उसके साथ साथ जो जितने भी ये ईवी वाले स्टॉक्स हैं उनमें हम देख रहे हैं मोमेंटम काफी यही पॉजिटिव एक महीने साइड हो रहा पहले नहीं बोल पा रहे थे, मेरा 1.5 लाख रुपए फुकवा दिया गोल्ड में, उसके बाद बोल रहे हैं। ऐसे कईयों का होगा सर। लेकिन सर, उन्होंने सिर्फ अपील की है, उससे स्टॉक इतने ज़्यादा रिएक्ट करते हुए देखे, थोड़ा सा आश्चर्यजनक है ये। ऐसी अपील तो हमारे लिए आदेश होती है ना सर। नहीं, आदेश नहीं किया है, बोल दिया मतलब ये 4-5 साल तक कोई सोना नहीं खरीदना है। अच्छा, मतलब 4-5 साल तक सोना नहीं खरीदना है। हाँ, पैसा खर्च करने की कोई बात नहीं, जहां जहां पैसा खर्च होना है, कोई भी इंपोर्टेड आइटम नहीं खरीदना है, मैंने बोल दिया क्रूड को छोड़ के। क्रूड तो खरीदना हमारी मजबूरी है। तो क्या फिर ये ईवी वाले स्टॉक्स खरीदे जाएं? सर, ईवी वाले स्टॉक तो इनहेरेंटली बुलिश है ना। आप इथर एनर्जी तो अपन कब से डिस्कस करते आ रहे हैं। मतलब आप एक कॉमन सेंस यूज कीजिए। जो पीडियाश्योर खरीदते समय मैंने अबॉट का शेयर खरीदा था, तो जितना पीडियाश्योर में मैंने खर्च किया उससे ज्यादा तो मैंने अबॉट में कमा लिया है, क्योंकि ब्रांड कमिटमेंट था। मैं अपनी वाइफ को समझा रहा हूँ कि इसमें 50% शुगर है एज ए फिलर, जो बच्चों को नुकसान करेगा। लेकिन भाई, बुद्धि तो बुद्धि की, भाभी अपने तीनों बच्चों को दे रही हैं। अपार्टमेंट में जितनी भाभी हैं जिनके बच्चे हैं, सबने पीडियाश्योर पिया है, सबकी हाइट बढ़ी है, मैं यही दूंगी। अब कितना भी समझा लिया कि उसमें 50% फिलर शुगर के तौर पे, अब तो सब जगह हो गया, सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और पीडियाश्योर ने खुद अपनी शुगर कंटेंट कम की है और वो खुद उसको मार्केटिंग की तरह क्लेम कर रहे हैं कि अब हमने शुगर कंटेंट कम की है। बट वो जो ब्रांड कमिटमेंट हो जाती है ना, माउथ टू माउथ विश्वास हो जाता है लोगों को कि नहीं, 4 लोग ने इस्तेमाल किया तो अच्छा ही होगा। अब आपको वो इथर एनर्जी के साथ मिलेगा। इथर की रिटास्क करके कोई बाइक है, अपार्टमेंट में 6 महीने पहले आई थी, 4 या 5 महीने पहले जब भी आई थी, मतलब वो जब लॉन्च हुई थी उसी के आसपास आ गई थी नया वर्जन, और उसके बाद देखा देखी और 4 लोगों ने खरीद ली। तब मेरी इथर एनर्जी पे नजर जाना स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी में जाके पूछा था कि इथर एनर्जी का है कि इंडस्ट्री का है, तो पता चला इथर एनर्जी का है। तब से मैं इथर एनर्जी बाई कर रहा हूँ। तो आप अपने आसपास देखना स्टार्ट कीजिए ना कि आपको ईवी कितनी दिख रही है, उसमें एथर कितनी दिख रही है। आपको सबसे ज्यादा एथर या जुपिटर दिखेगी आईक्यू। तो मतलब उस समय तो मेरे को क्लियरली टीवीएस पे पता था, जुपिटर में यूज करता हूँ, कि आईक्यूब अगर ये लॉन्च किए जुपिटर के अंडर, ये अपने आप बिक जाएगी, इसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। सामने ईथर इतनी तेजी से बेचेगा ये मेरे को आइडिया नहीं था। तो ईथर भी हम चार्ट पे जब ब्रेकआउट आया तब से प्ले करना स्टार्ट किए हैं। तो ये चीज लेके चलना है। तो मेरा विंड एनर्जी पे बहुत भरोसा नहीं है, क्योंकि आप आइडियली देखिए विंड एनर्जी की कॉस्ट कवर करने में कम से कम 10-20-25 साल लग जाते हैं। फॉरगेट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, डिप्रिसिएशन ये सब काटते हुए। तो जहां भी ये ईवी टाइप की और इन टाइप की चीजें हैं, वो थीम्स में सोलर छोड़ के जितनी भी ये रिन्यूएबल एनर्जी है, सॉरी विंड छोड़ के जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी प्ले है, लगभग सब में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है।
तो सर इसके लेवल्स अगर आप शेयर कर पाएँ एथर एनर्जी के। ईथर एनर्जी तो हम लंबे समय से डिस्कस करते आ रहे हैं सर। ईथर एनर्जी 1050 का पहला टारगेट दिखना चाहिए। रिसेंटली जो ब्रेकआउट आया था 795 795 और लेवल्स का, इसका 1050 का टारगेट है। 1050 पे रिव्यू जरूर करेंगे कि प्रॉफिट बुक करना है या एक्सटेंड करना है, बट 1050 आने में कोई बहुत ज्यादा मेरे को डाउट नहीं दिख रहा है। और अभी का क्या स्टॉप लॉस है? स्टॉप लॉस अभी का आपको लगाना है तो इमीडिएट स्विंग लो जो बना है वो बना है समवेयर अराउंड 861, तो 861 का लगा सकते हैं। और इथर एनर्जी आज भी सुबह मैंने बाय किया है, तो लोगों के पास लॉन्ग हो सकता है एज अ डिस्क्लेमर। चलिए ठीक है, तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है बर्निंग स्टॉक्स। वरुण सर बहुत शुक्रिया आपका। उससे पहले जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? जी सर, मेरा पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे फैमिली का भी नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट होता है बीइंग रिसर्च एनालिस्ट। सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, सब कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाह करके, शराब मुशा करके ही करे। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, को ध्यान में रखें। शो में बुरा लिखे तो खूब आभार।